गुड इवनिंग। लेक्स एंड जीएस एकेडमी के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपनी जो हमारी बीएनएस की पहली क्लासेस थी उसमें लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आज हम फाइनली अपनी भारतीय न्याय संहिता के बेयर एक्ट में एंट्री करेंगे। और जो प्री का एग्जाम है, प्री के एग्जाम में एग्जामिनर हर एक कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी लॉ में जो सब्जेक्ट है उसमें डेप्थ लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। तो बहुत डेप्थ में जाकर प्री के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसी व्यू पॉइंट से हम भारतीय न्याय संहिता के बेयर एक्ट में एंट्री करेंगे और बेयर एक्ट को स्टडी करेंगे, टारगेटेड, सेलेक्टेड और हर एक सेक्शन को ब्रेक करके, जो कि टॉपिक ब्रेकिंग मेथड है, उसके थ्रू हर एक टॉपिक को ब्रेक करके हम अपना जो है भारतीय न्याय संहिता का बेयर एक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 बेयर एक्ट एंट्री। तो ये है भारतीय न्याय संहिता 2023 का बेयर एक्ट और इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एक्ट का नाम है भारतीय न्याय संहिता और इसका जो मेन उद्देश्य है वो हर एक पीड़ित को जस्टिस प्रोवाइड कराना है, जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट होता है भारतीय न्याय संहिता। तो इस बीएनएस के अकॉर्डिंग न्याय को जो है प्रायोरिटी दी गई है कि हर एक पीड़ित को न्याय मिले। फिर अधिनियम संख्यांक 45 जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो है एक्ट नंबर 45 और इसी सीक्वेंस में आप याद कर सकते हो बीएनएसएस का 46 और इंडियन एविडेंस एक्ट का सीरियल है 47। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 ये जो है इसका शॉर्ट टाइटल है और अब आते हैं इसके प्रीएम्बल पर। प्रीएम्बल जो है इसका लॉन्ग टाइटल है। 25 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता एनएक्ट हुई। एनएक्ट मीन्स जब भारत का राष्ट्रपति किसी बिल पर सिग्नेचर करके उसे कानून के रूप में परिवर्तित करता है तब उसे कहते हैं एनेक्ट करना। तो प्रेसिडेंट सिग्नेचर और 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू हुई। यह है इसका एनफोर्समेंट डेट। अब प्रीएम्बल में है अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन 1, संशोधन 2 करने तथा उससे संबद्ध मीन्स कनेक्टिंग या उसके अनुषंगिक इंसिडेंटल विषयों के लिए अधिनियम। तो प्रीएम्बल का सीधा सीधा उद्देश्य ये होता है कि जब भी किसी कानून को उसकी व्याख्या करने में या उसके किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करने में कोई भी कॉम्प्लिकेशन फील होता है तब जो है ज्यूरिस्ट जो है उसके प्रीएम्बल की तरफ जाते हैं। तो प्रीएम्बल हमें उस एक्ट का, जिस भी एक्ट की प्रीएम्बल है,
प्रियम्बल हमें उस एक्ट के उद्देश्य के बारे में बताती है। तो जब भी कभी कंफ्यूजन होता है या इंटरप्रिटेशन करना होता है, तब हम जो है उस एक्ट की प्रियम्बल उद्देशिका को देखते हैं। तो इसका प्रियम्बल है अपराधों से संबंधित उपबंधों मीन्स प्रोविजन का समेकन कंसोलिडेशन, संशोधन अमेंडमेंट करने तथा उससे संबद्ध या उसके अनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। अधिनियम मीन्स एक्ट या कानून। भारत गणराज्य के 74वें मीन्स आप इसे काउंट करोगे 1950 से, जब भारत गणतंत्र राष्ट्र बना, संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो। अब जो है हमने यहाँ क्या देखा, भारतीय न्याय संहिता 2023 शॉर्ट टाइटल, और लॉन्ग टाइटल में इसका प्रियम्बल आ गया। ये इसका प्रियम्बल है। अब अगर कहा जाए कि अपराधों के लिए, अपराधों से संबंधित, तो क्या बीएनएस सभी तरह के अपराधों के लिए एक पूर्ण विधि है? तो आंसर है नो, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे अपराधों के लिए विशेष विधियां भी बनाई गई हैं और एरिया वाइज भी विधियां बनाई गई हैं। तो बीएनएस एक पूर्ण विधि नहीं है। बीएनएस पूर्ण विधि उसे कहते हैं जो सभी तरह की विधियों को अपने अंदर समाहित कर ले। तो बीएनएस जो है वो एक अलग विधि है। और अगर हम देखें तो पॉक्सो एक्ट है, वो बच्चों के लिए है। महिलाओं से संबंधित डाउरी एक्ट है, वो अलग तरीके के अपराधों के लिए है, जिसका बीएनएस को किसी तरीके से बीएनएस उसे जो है अपने अंदर समाहित नहीं करती, इसलिए बीएनएस एक पूर्ण विधि नहीं है। पच्चीस दिसंबर 2023 इसकी एन एक्ट की डेट है। और कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट या तो तिथि पहले से घोषित हो लागू होने की, तिथि घोषित हो, या नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन द्वारा कोई विधि लागू करे। लेकिन अगर कंडीशन यह है कि ये दोनों ही नहीं है, तो एन एक्ट डेट को ही एनफोर्स डेट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा हिंदू लॉ, हिंदू लॉ में इस तरीके की कंडीशन नहीं थी, तो उसके एनफोर्समेंट की डेट को ही, उसका एनेक्टमेंट की ही डेट को उसका एनफोर्समेंट डेट माना गया है। अब अध्याय 1 में एंट्री करते हैं। तो चैप्टर 1 है, टोटल चैप्टर है इसमें बीएनएस में 20, सेक्शंस हैं 358, आईपीसी में सेक्शन थे 511। तो क्वेश्चन ये उठता है कि बीएनएस में सेक्शंस टोटल है 358, आईपीसी में है थे टोटल 511, तो क्या सेक्शन कम करे गए हैं? तो इसका आंसर है नो, सेक्शन कम नहीं करे गए हैं, सेक्शन को मर्ज किया गया है। जैसे आईपीसी में डेफिनेशन था जनरल एक्सप्लेनेशन के नाम से, इसमें सेक्शंस थे आपके 6 to 52A। इन्हें सबको जो है मर्ज करके
बीएनएस की सेक्शन 2 में जो है इंक्लूड कर दिया गया है। तो सेक्शन जो है वो आपस में मर्ज किए गए हैं, कम नहीं किए गए हैं, बस कुछ प्रोविजन जो है बदले गए हैं और उनका सीरियल बदल दिया गया है। अब सेक्शन 1 का 1, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। 1 का 2, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों, यहां नोट कीजिएगा कि ये क्यों लाइन ऐड की गई है। ये लाइन सेक्शन 106 क्लोज 2, जिसके लिए ट्रक ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल की थी, उस सेक्शन को अभी एनफोर्स नहीं किया गया है इंडिया में। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आने के बाद गवर्नमेंट इन फ्यूचर जो है 106 क्लोज 2 106 की उपधा 106 क्लोज 2 को लागू करेगी। तो ये लाइन जो है इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। तो ये है आपका बीएनएस सेक्शन 106 का क्लोज 2 के लिए, क्योंकि फ्यूचर में इसे जो है एनफोर्स किया जाएगा, इसलिए जो है 1 की 2 में इसके लिए ये लाइन जो है मेंशन कर दी गई है। 1 का 3, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, प्रतिकूल मीन्स कॉन्ट्रेरी, विरुद्ध, प्रत्येक कार्य या लोप, कार्य या लोप, एक्ट, ओमिशन, तो प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति का मीन्स व्यक्ति मीन्स सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी फॉरनर। व्यक्ति में सिटीजन ऑफ इंडिया भी इंक्लूड है और कोई फॉरनर भी इंक्लूड है। इस संहिता के उपबंधों, उपबंधों मीन्स प्रोविजन या सेक्शंस के प्रतिकूल, प्रतिकूल, विरुद्ध या कॉन्ट्रेरी, कार्य, एक्ट, एक्ट मीन्स जो विधि करने के लिए मना करती है, ऐसा कोई कार्य जिसको कोई क्षति पहुंचे। ए ने बी के गोली मार के उसका मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी, तो ए का क्या कहलाएगा, वो एक्ट। ओमिशन, ओमिशन क्या होता है, लोप। लोप का मतलब है कि विधि जो कार्य करने के लिए कहे और उसे व्यक्ति द्वारा ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक जेल में जेलर का कार्य है कि उसके संरक्षण में जितने भी कैदी हैं उन्हें वो समय से फूड प्रोवाइड कराए। लेकिन अगर कोई जेलर किसी कैदी को फूड प्रोवाइड नहीं कराता, भोजन प्रोवाइड नहीं कराता और भोजन न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जेलर द्वारा कोई एक्ट तो किया नहीं गया उसे मारने के लिए, ना उसे मारा पीटा गया, ना उसकी हत्या की गई। सिर्फ उसने, जेलर ने क्या करा कि विधि जो कार्य कहती थी कि यह आपकी ड्यूटी है कि आपके संरक्षण में जो भी कैदी है उसे आप समय से भोजन उपलब्ध कराएं,
लेकिन जेलर ने ऐसा नहीं किया और उसे 2 महीने तक भूखा रखा, जिसके कारण उस कैदी की मृत्यु हो जाती है। तो इसे हम एक्ट ना कह के क्या कहेंगे, लोप, ओमिशन। जो जेलर का कार्य है वो लोप के अंतर्गत आएगा, क्योंकि विधि ने उससे जो कहा उसने वो नहीं कहा। तो सिंपल सी भाषा में, विधि जिस कार्य करने को निषिद्ध करे, विधि द्वारा जो कार्य वर्जित है वो किया जाए, उसे एक्ट कहा जाएगा। और विधि जो कार्य करने के लिए कहे और वो कार्य ना किया जाए तो उसे लोप कहा जाएगा, ओमिशन। वन के थ्री का रिमेनिंग पार्ट, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। इस संहिता मीन्स बीएनएस 2023, अन्यथा नहीं। कोई व्यक्ति चाहे वो इंडियन सिटीजन है या फॉरेनर है, इस संहिता के प्रोविजन के विरुद्ध जो भी कार्य या लोप करेगा वो भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। भारत में जो भी अपराध बनाया गया है और कोई भी सिटीजन या फॉरेनर उस कार्य को करता है, उस अपराध को करता है, तो वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। 1 का 4, भारत से परे, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति, किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। इसे सेक्शन को हम लिंक करेंगे बीएनएसएस 208 और सीआरपीसी 188। बीएनएसएस 208 जो सीआरपीसी 188 थी, सीआरपीसी में ये प्रोविजन करती थी, अगर भारत से बाहर कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो जिस समय अपराध किया गया उस समय वो भारत में किसी विधि द्वारा दंडनीय अपराध था, तो ऐसा व्यक्ति भारत में जहां कहीं भी पाया जाएगा उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलाया जा सकता है। ये प्रोविजन करता है हमारा बीएनएसएस 208 और पूर्व में करता था सीआरपीसी 188। तो भारत से परे किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त, किसी व्यक्ति ने भारत से बाहर कोई अपराध किया और जिस समय भारत में अपराध वो हुआ उस समय भारत की कोई विधि द्वारा वह कार्य दंडनीय अपराध था, तो और वह उस अपराध के लिए दायी भी माना जाएगा क्योंकि वो भारत की विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया था। उसे इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि भले से उसने भारत से बाहर अपराध किया है बट उसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि भारत की विधि के अनुसार वह कार्य अपराध है, इसलिए उसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उसने वह अपराध भारत के भीतर ही किया है और उस पर जो है वे जहां भी आता है, मान लीजिए एयरपोर्ट पर आता है या किसी रेलवे स्टेशन पर या उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट किसी थाने में फाइल की जाती है, तो उस थाने के अधिकार क्षेत्र में उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलाया जा सकता है। और अगर वो कहीं भी पाया जाता है तो उसी स्थान को उसका जो है अपराध करने वाला क्षेत्र मानकर उस पर जो है क्रिमिनल ट्रायल जो है चलाया जाएगा। नंबर 5, इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे, बाहर मीन्स विदाउट
परे, बियॉन्ड। अब पहले इसे पूरा रीड करेंगे, फिर समझेंगे कि भारत से बाहर और परे का मीनिंग है क्या। भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, बी, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, गा, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। तो भारतीय न्याय संहिता के जो उपबंध है वो भारत से बाहर और परे, बाहर का मीन्स जो स्थान भारत का नहीं है, मीन्स भारत का ज्यूरिसडिक्शन उस स्थान पर लागू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएसए, पेरिस, कोई भी भारत को छोड़कर जो भी देश है वो भारत के बाहर माना जाएगा, क्योंकि वहां पर भारत का कानून लागू नहीं होता है। परे, बियॉन्ड, ऐसा स्थान जो भारत से बाहर है लेकिन वहां पर भारत का जो है कानून लागू है। अगर वहां पर अपराध करने वाला भारतीय है तो हमारी बीएनएस को एक्सटेंड कर दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति पर बीएनएस के प्रोविजन लागू होंगे अगर उसके द्वारा किया गया अपराध बीएनएस के अकॉर्डिंग भी अपराध है। तो इसका एग्जाम्पल है एम्बेसी। जो भारत की एम्बेसीज होती हैं वो भारत से बाहर विदेशों में होती हैं, तो वो स्थान तो विदेशी जमीन है लेकिन वहां पर जो एम्बेसी है उसका जितना भी क्षेत्र है वहां पर भारत का ही कानून लागू होगा, बशर्ते वहां पर अपराध करने वाला व्यक्ति इंडियन हो तो वो भारत का कानून उस पर लागू होगा और भारत की जो भी दंडिक विधियां हैं उसके अनुसार ही उसे जो है दंड के लिए उस पर क्रिमिनल ट्रायल चलाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर भारत की एम्बेसी है यूएसए में, अमेरिका में, वो वहां उस क्राइटेरिया में ऑफेंस करने वाला पर्सन अमेरिकन है तो क्या बीएनएस उस पर लागू होगी? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपराध जो किया गया है वो यूएसए में किया गया है तो उस व्यक्ति पर, उस अमेरिकन पर सबसे पहले यूएसए का कानून लागू होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ट्रीटी हो, ट्रीटीज टाइप की हो कि जो है उस व्यक्ति को एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंडर में भारत लाया जाए और उस पर क्रिमिनल ट्रायल चलाया जाए, लेकिन ऐसा जो है नॉर्मली होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी संप्रभु देश अपने नागरिक को किसी दूसरी कंट्री में ट्रायल के लिए क्यों भेजेगा? ये तो उसके जुडिशियल सिस्टम पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, कि ये सोचा जाएगा कि आप इतने जो है सक्षम नहीं हो कि किसी अपराधी को जो है दंड दे सको। तो ये वाला जो सब सेक्शन है 5, ये जो है भारत से बाहर जो अपना देश नहीं है, मींस फॉरेन कंट्री कह सकते हैं। वो परे, बियॉन्ड, विदेशी भूमि तो है बट वहां का कोई ऐसा क्षेत्र जिस पर जो है भारतीय कानून लागू हो, बशर्ते अपराध करने वाला जो हो वो भारतीय हो, तब उस पर जो है बीएनएस के प्रोविजन लागू होंगे। भारत से बाहर लेकिन कानून भारत का लागू होगा।
यहाँ पे क्लियर भी कर दिया गया है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा। अब खा है, भारत में रजिस्ट्रीकृत मीन्स रजिस्टर्ड किसी पोत शिप एरोप्लेन वायुयान पर चाहे भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर चाहे वह कहीं भी हो, एनीवेयर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति या तो इंडियन सिटीजन या फॉरेनर, इस किसी भी व्यक्ति में इंडियन सिटीजन या फॉरेनर कोई भी हो, जो भी भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, कोई भी अपराध करेगा तो उस पर जो है बीएनएस के प्रोविजन जो है लागू होंगे और बीएनएस के अनुसार ही उस पर दंडनीय कार्यवाही चलाई जा सकती है। अब गा है, भारत में अवस्थित मींस सिचुएटेड किसी कंप्यूटर संसाधन, साइबर क्राइम से जुड़े अपराध हो गए, हैकिंग हो गई, जिसके द्वारा भारत में कोई कंप्यूटर है और उसे जो है किसी तरीके से साइबर क्राइम द्वारा, हैकिंग द्वारा किसी भी तरीके से अपराध उसके साथ किया जाता है, तो वो इस जो है क्लोज में जो है मेंशन कर दिया गया है कि अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर मींस आउट ऑफ इंडिया और परे बियॉन्ड किसी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा मींस इंडियन सिटीजन और फॉरेनर किए गए किसी भी अपराध को भी लागू है। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें बीएनएस के प्रोविजन जो है लागू होंगे। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दे दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। ये स्पष्टीकरण सिर्फ सेक्शन 5 के लिए दिया गया है। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। इसका कहने का मतलब यह है कि जो कार्य भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आपराधिक है, अपराध है, इस सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग वही कार्य जो है अपराध के अंतर्गत आएंगे जो भारत से बाहर किए गए हैं और जो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपराध है। अदरवाइज ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो भारत में अपराध नहीं है और बाहर अपराध है, या भारत में अपराध है बाहर अपराध नहीं है। फॉर एग्जांपल 497 आईपीसी एडल्ट्री, जब भारत में आईपीसी के अकॉर्डिंग 497 एडल्ट्री एक ऑफेंस था, तब भी फॉरेन कंट्रीज में वह जो है अपराध की कैटेगरी में नहीं था। अब अगर प्रेजेंट की कंडीशन से लगाएं तो एडल्ट्री अगर बंदा बाहर करता था आईपीसी के टाइम में, तब भारत का नागरिक अगर भारत से बाहर एडल्ट्री का अपराध करता है तो फॉरेन कंट्री में तो एडल्ट्री कोई अपराध था नहीं, तो उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं हो सकती थी। लेकिन भारत में अगर वो पर्सन आता है तो आईपीसी के अकॉर्डिंग एडल्ट्री के अपराध में उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती थी। बट अब सिचुएशन सेम है, फॉरेन में और इंडिया में 497 अपराध नहीं है, इसलिए अगर पर्सन बाहर जाकर एडल्ट्री करे तो इंडिया में भी अब कोई अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बीएनएस में मेंशन ही नहीं किया गया है एज ए ऑफेंस। एक इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं।
का जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, मर्डर, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित, कॉन्विक्ट, दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो इस स्पष्टीकरण को और अच्छे से समझा दिया इस दृष्टांत के द्वारा। का नाम का व्यक्ति है जो कि इंडियन सिटीजन है, भारत से बाहर और परे मींस आउटसाइड ऑफ इंडिया है, किसी भी स्थान पर हत्या करता है, मर्डर, वह भारत के किसी स्थान में, अब वो वापसी आता है, उसने मर्डर कर दिया, अब वो वापसी इंडिया में आता है, तो भारत के किसी स्थान में जहां पे पाया जाए, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट, हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हत्या उसने फॉरेन कंट्री में की, लेकिन हत्या भारत में भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 क्लोज 1 में एक अपराध है, तो वो जहां भी पाया जाएगा वापस लौटते टाइम, उस पर जो है बीएनएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हत्या का मुकदमा चलाकर उसे जो है दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 6 है इस संहिता मतलब बीएनएस में की कोई बात, मींस जितने भी प्रोविजन है इसमें, ऑल प्रोविजन भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, नंबर 1 सैनिकों, नंबर 2 नौ सैनिकों, नंबर 3 वायु सैनिकों, 4 द्वारा विद्रोह, वो सुना होगा ना आपने कभी कभी, सेना जो है विद्रोह कर देती है अपनी ही सरकार के खिलाफ या अपनी ही जो सुपीरियर अथॉरिटी के खिलाफ होती है, सेना उनका आदेश मानने से मना कर देती है और विद्रोह की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। तो एक विद्रोह और अभित्यजन, अभित्यजन मीन्स भगोड़ा या भाग जाना। अभित्यजन एक तो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए छुट्टी लेकर आना, और एक बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए अपने सुपीरियर को भाग जाना कि मुझे नौकरी करनी ही नहीं, विदाउट फॉलो एनी प्रोसीजर भाग जाते हैं, तो उसे जो है अभित्यजन कहा जाता है। तो विद्रोह और अभित्यजन की स्थिति में उन्हें दंडित करने के लिए जो भी अधिनियम के उपबंध है, मतलब इन दो कंडीशन में, और इन लोगों के लिए भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन, इन दोनों कंडीशन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष उपबंधों, इन दो कंडीशन के लिए जो भी रिलेवेंट पर्सन है उन्हें दंडित करने के लिए जो भी प्रोविजन है, जैसे सैनिकों के लिए आपने सुना होगा मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ के थ्रू ही सैनिकों को दंडित किया जाता है जो अपराध वो करते हैं। तो उन्हें इन दो कंडीशन के लिए उन्हें दंडित करने के लिए जो भी प्रोविजन बनाए गए हैं, जो भी विधि बनाई गई है, बीएनएस उस पर लागू नहीं होगी, या किसी विशेष स्पेशल लॉ या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। भारतीय न्याय संहिता के जो भी प्रोविजन है वो, इसे कहते हैं हम, सेक्शन 6 जो है वो बीएनएस का सेविंग प्रोविजन कहलाता है। कि बीएनएस के प्रोविजन से इस कंडीशन को अलग रखा गया है। इस कंडीशन में बीएनएस जो है इस कंडीशन को दंडित करने वाली जो भी विधि होगी उन पर जो है अपना प्रभाव नहीं डालेगी, या कोई विशेष स्पेशल लॉ है उस पर बीएनएस जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, और एक स्थानीय विधि जो है उस पर बीएनएस जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। अब क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी सेना के व्यक्ति द्वारा
किसी रेलवे स्टेशन पर किसी का मर्डर कर दिया जाए तो क्या वो बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा उसका? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस पर है। वो पब्लिक प्लेस पर वो अपराध किसके साथ कर रहा है? एक कॉमन पर्सन के साथ। तब जो है भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। और ये जो सेविंग प्रोविजन है ये सिर्फ विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने वाली विधियों से बीएनएस के प्रोविजन को अलग करती है। अब आगे देखते हैं इसका सेक्शन 2, जो इसका डेफिनेशन है। जितने भी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में है। और सेक्शन 2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है स्टार्ट करेंगे और डिटेल में जो है सेक्शन 2 को पढ़ेंगे। सेक्शन 1 में अगर कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पर, आई थिंक आपको भारत से बाहर और परे में डाउट हो सकता है। तो अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसे जरूर क्लियर करूंगा और ज्यादा एग्जांपल के थ्रू। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन 1 बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ी। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मेंशन कीजिएगा। और कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 2 और उस सेक्शन के जितने भी सब क्लोज हैं उन्हें सबको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।